कौन बन जाए? हीरालाल ने ऐसा क्या किया कि ये मुख्यमंत्री बन जाए? अब भाई जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा दोनों ने दिल्ली जाके शिकायतें की कि हीरालाल अच्छा आदमी नहीं है, ये तो जयपुर के राजा की कठपुतली है भाई साहब। जयपुर का राजा नचाता है और ये राजा राज प्रमुख नहीं है, राजा ही मुख्यमंत्री है, गंगाधरी शक्तिमान है, सब कुछ वही करता है राजा। और राजा नहीं तो हीरालाल को बनाया। तब लोकतंत्र का मतलब हुआ राजाओं का राज खत्म होगा। हमारे राजस्थान में तो खत्म हुआ नहीं, हमारे राजस्थान में तब भी राजा जी की चल रही है। जो जयपुर राजा जी कहते हैं वैसा हीरालाल कर लेता है। खूब शिकायतें की वहां, डेली डेली शिकायतें की। तो भारत सरकार को लगा यार कुछ ना कुछ पंगा है। लेकिन हीरालाल शास्त्री वल्लभ भाई पटेल के खास आदमी। किसके खास आदमी? और भारत में वल्लभ भाई पटेल के बिना पत्ता नहीं हिले। वल्लभ भाई पटेल ने कहा टेढ़ा है पर राजस्थान का सीएम तो कौन रहेगा? इतने में साहब 1950 के दिसंबर तक जाते जाते पटेल साहब की डेथ हो गई। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा का यस वापस गए सरकार के पास, वापस जाके कहा हीरालाल क्यों बैठा है? हीरालाल राजा का चमचा है, हम सब जानते हैं इसको, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। तो भारत सरकार को लगा यार मामला थोड़ा बहुत गंभीर है, इसलिए हीरालाल शास्त्री को हटाया और हटा के एक नया सीएम बनाया, सीएस वेंकटाचार्य। किसको बनाया? उस समय अपने राजस्थान के आईएएस थे ये, है ना। तब आईएएस नहीं बोलते थे, आईएएस को बोला करते थे आईसीएस। क्या बोलते? इंडियन सिविल सर्वेंट, है ना। तो आईसीएस हुआ करते, इनको बना दिया गया अपना मुख्यमंत्री। मुझे दो बातों पर बड़ी हैरानी होती है। एक हैरानी तो ये कि यार किसी आईएएस को मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हो? आईएएस था भाई, मुख्यमंत्री का मतलब जनता के बीच का आदमी बने, और आपने किसको उठा के बिठा दिया हमारे ऊपर? एक आईएएस को बिठा दिया कि ये साहब तुम्हारा मुख्यमंत्री है। इसका मतलब राजस्थान में कोई विरोध करने वाला तो उससे भी बड़ा मुझे अचरज इस बात का कि साउथ इंडियन राजस्थान का सीएम कैसे बन सकता है? सीएस वेंकटाचार्य साउथ इंडियन है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसी पंजाबी को बना दिया जाए? क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई केरला का बंदा बन जाए, या राजस्थान का कोई बंदा वहां जाके बन जाए? लोग ना बाटे मार मार के मार दे। और साहब राजस्थान की जनता क्या भोली थी, जो राजस्थान की जनता ने किसको सीएम माना? सीएस वेंकटाचार्य। और अपने नेताओं में कोई में दम था नहीं कि नेता ये कह सकते हैं कि साहब सीएस वेंकटाचार्य हमारा सीएम कैसे है। सीएस वेंकटाचार्य आईएएस है। पहली बात तो कोई डेमोक्रेटिक नेता को बनाओ, आप डेमोक्रेसी से बनाओ, डेमोक्रेसी का मतलब जनता के बंदा कोई बने। सीएस वेंकटाचार्य राजस्थान की जनता का तो बंदा है नहीं, आईएएस बंदा एक, इसलिए राजस्थान के अंदर है। फिर राजस्थान से कोई लेना देना नहीं बंदे का, बंदा साउथ इंडिया का है। आप हमारे माथे पे लाके बिठा रहे हो। पर अगलों की चल रही थी, तुम्हारे यहां कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि नेताओं को चाहिए प्रधानमंत्री के पद, मुख्यमंत्री के पद, मंत्रियों के पद, राजाओं को चाहिए राज प्रमुख के पद, राजाओं को चाहिए प्रिवी पर्स। काश उस दिन कोई बोलने वाला होता, काश उस दिन कोई मांग करता हमारे बारे में, ये कैसे वेंकटाचार्य क्या मांगता है हमारे अंदर। और हम कोई मांगने वाले नहीं थे, हम कोई बात करने वाले नहीं थे, हम सीधे खड़े होने वाले नहीं थे। इसलिए राजस्थान बोलते थे सौराष्ट्र, राजस्थान, मालवा, इसको मिला के बोलते। सौराष्ट्र वाला टुकड़ा दिया गया गुजरात को। किसको दिया गया? गुजरात। तब का बॉम्बे। गुजरात वाला पोर्शन और महाराष्ट्र वाले पोर्शन को मिला के क्या बोलते? बॉम्बे। तो सौराष्ट्र वाला पोर्शन किस में मिला? बॉम्बे। वल्लभ भाई पटेल बोलने वाले हैं, इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने वहां कहा कि सौराष्ट्र में तो राजाओं का राज था। सही है, राजस्थान में पूरे में किसका राज था? राजाओं का। तो सौराष्ट्र में भी कौन थे? राजा। ईडर, विजयनगर, हिम्मतनगर, ये सारे के सारे राजा वाले इलाके थे, तो राजाओं का राज था कि हाँ। तो राजाओं के राज का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ। हाँ, तो अब सौराष्ट्र यदि बॉम्बे में मिल जाएगा तो ये इलाका तो पिछड़ा हुआ रहेगा, और बाकी बॉम्बे तो आगे बढ़ा हुआ है पहले से, और आगे बढ़ जाएगा बाकी गुजरात महाराष्ट्र तो। हाँ, तो क्या किया जाए? तो केंद्र सरकार सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दे। और केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दिए जाए। उधर बॉम्बे में एक इलाका और मिला गया, विदर्भ। विदर्भ का जो इलाका है, नागपुर के आगे वाला जो इलाका है, वहां पर भी राजा हुआ करते, और वो भी उधर बॉम्बे में मिला है। वल्लभ भाई पटेल ने वापस कहा कि विदर्भ और मिला दिया आपने, मराठवाड़ा, क्या बोलते उसको, ये और मिला दिया आपने, इसका भी विकास नहीं हुआ, इसके लिए भी पैसे दो। भारत सरकार ने कहा मराठवाड़ा के विकास के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, और सौराष्ट्र के विकास के लिए भी। सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? तो काठियावाड़ के लिए भी पैसे देंगे और मराठवाड़ा के लिए भी क्या देंगे? पैसे।
क्यों दोगे पैसे? क्योंकि यहाँ राजाओं का राज था, इसलिए इनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, इनका डेवलपमेंट सही ढंग से होना चाहिए, इसके लिए इनको क्या मिलने चाहिए? पैसे। हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि कोई भाई अपना कमजोर रह जाता है उसकी अंगुली पकड़ के चलाने का अधिकार हमें, यदि वो भाई पीछे रह जाता हमें खड़े होना चाहिए कि वो भाई हमारे बराबर आ जाए, बराबर लाने का अधिकार है। ठीक बात। वो पैसे आज दिन तक मिल रहे हैं, भारत सरकार आज दिन तक पैसे देती है मराठवाड़ा और काठियावाड़ के विकास के लिए, कोई बात नहीं। बाद में जब बॉम्बे के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र, गुजरात को पैसे मिलने लगे काठियावाड़ के, महाराष्ट्र को किसके पैसे लगे? मराठा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको बोलते हैं विशेष राज्य। क्या बोलते हैं? तीन ये सात वो 7 सिस्टर्स, उनको भी बोलते हैं विशेष राज्य। और जो विशेष राज्य उनको भी भारत सरकार द्वारा एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। क्यों? तो हम कहते हैं भाई 7 सिस्टर में तो जनजातियां रहती है भाई साहब, जनजातियों का विकास होना जरूरी है, इसलिए थोड़े रुपए एक्स्ट्रा दो यार उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भाई यदि पिछड़े में उनको बराबर लाइए। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को क्यों बोलते हो विशेष राज्य? क्या पहाड़ी क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स है, वहां पर होता ही नहीं है कुछ लोगों के वहां पर पहाड़ों के अंदर, इसलिए उनको भी थोड़ा अलग से दिया जाना चाहिए। ठीक बात। यदि किसी के रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो उनको भी हमें बराबर लाने का अधिकार है। पर यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि जनजातियों के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि राजाओं के इलाके होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, तो हमारे 75 साल से कौन खा गया? हमारे पैसे भारत सरकार 75 साल में कैसे खा गई? हम पूरे के पूरे राजाओं के इलाके थे, फिर तो हम भी पिछड़े में। अजमेर को छोड़ के पूरा का पूरा हमारा राजस्थान राजाओं का था। और यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने को विशेष राज्य का आधार है, हम थार के मरुस्थल का 66% लेके बैठे हुए, तो हमसे ज्यादा खराब किसका होगा? और यदि जनजातियां इसका आधार है तो सिरोही से लेके प्रतापगढ़ तक पूरे में जनजातियां हैं। वो पैसे कौन दे? पर ना तब किसी ने मांगे, ना आज कोई मांगता है। उससे भी बड़ी बात, क्या हमें पता है कि हमें नहीं मिले? उससे बड़ी बात, क्या हमारे नेता ये जानते हैं कि बाकियों को मिलते हैं? न तो कोई जानता है, ना कोई मांगता है। हम पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, कितने भले संतोषी जीव हैं, जिन्होंने उसके बावजूद कभी नहीं कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब आप हमारा सीएम ऐसे कैसे किसी साउथ इंडियन को बना सकते हो? आप हमारे रुपए कैसे खा सकते हो? आप हमारी भाषा कैसे खा सकते हो? उल्टा ये हुआ कि संविधान सभा में बात आई कि साहब हिंदी देश की नेशनल लैंग्वेज होगी, तालियां बजा के स्वागत किया जाए, हिंदी होनी चाहिए, देश के कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। साउथ इंडिया ने वीटो किया। साउथ इंडिया ने कहा यदि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाएगी तो हम भारत में शामिल नहीं होंगे। हम देश बनाएंगे नया, द्रविड़ नाडु, तमिलों का नाडु मतलब देश, तमिलों का देश तमिलनाडु, वैसे पूरे द्रविड़ हम नीचे वाले, द्रविड़ों का देश कौन सा होगा? और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, यदि घर में कोई भाई विरोध करता है तो उस भाई को मनाना हमारा अधिकार है। इसलिए साउथ इंडिया का नहीं भाई, हिंदी नहीं लगा रहे, हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों में काम किया जाएगा, हिंदी में भी काम करेंगे और अंग्रेजी में भी काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, और हिंदी को बढ़ावा देके देश की राष्ट्रभाषा क्या बना देंगे? हिंदी। तो क्या किया जाए इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? क्या किया जाए? तो हमने कहा कि भाई हम ना जो थर्ड लैंग्वेज होती है 6ठी से लेके 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक अपने थर्ड लैंग्वेज लेते हैं कि जैसे संस्कृत ली होगी, आप में से ज्यादातर लोगों की संस्कृत रही होगी, हमारे उधर गंगानगर वाले बेल्ट में हम पंजाबी लिया करते थे कि थर्ड लैंग्वेज क्या ले सकते हैं हम? पंजाबी ले सकते हैं। वैसे साउथ इंडिया वालों को थर्ड लैंग्वेज लेनी चाहिए हिंदी, तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे हिंदी। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद साउथ इंडिया में सबको क्या आने लग जाएगी? हिंदी। तो हिंदी को देश की क्या बना देंगे? राष्ट्रभाषा। साउथ इंडिया ने कहा तुम लगा के दिखाओ, तुम 6ठी से 10वीं हिंदी लगाना छोड़ो, तुम तो किसी से बुलवा के दिखा दो हिंदी। इसलिए साउथ इंडिया को हिंदी आती है, उसके बावजूद साउथ इंडिया हिंदी नहीं बोलता। वहां आपको टैक्सियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा, साउथ इंडिया में आना है तो हिंदी नहीं बोलनी। यदि हिंदी बोली तो पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेंगे। आपने उस बंदे से कुछ भी जाके पूछा, वो खड़ा, उसको समझ आ गया आपने रास्ता पूछा, फिर भी नहीं बताएगा क्योंकि आप हिंदी में बोले हो। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप तमिल में बोलिए, आप संस्कृत में बोलिए, आप कन्नड़ मलयालम तेलुगु में बोलिए, वो घर जाके छोड़ के जाएगा आपको। हिंदी में नहीं बोलने देंगे हम तुम्हें। तो साउथ इंडिया इस विरोध पे आया। तो नेहरू जी को लगा अब क्या करें हिंदी का? तो नेहरू जी ने कहा नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम पूरे में हिंदी लगाओ। अब नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, एमपी ये तो हिंदी थे, हिंदी इनकी भाषा थी, तो यहां तो दिक्कत ही नहीं। तो दिक्कत बची अपने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हम चारों की भाषा हिंदी नहीं थी। पंजाब की पंजाबी,
गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी और हमारी राजस्थान। तब गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो उनकी दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में, इधर वाले की गुजराती, उधर वाले कौन सी, मराठी। हम चारों की नहीं थी, तो नेहरू जी ने अपने चारों सीएम बुलाए, पंजाब के सीएम बुलाए, इधर आपके राजस्थान के सीएम बुलाए, बॉम्बे के सीएम बुलाए, मतलब तब का गुजरात महाराष्ट्र उनके सीएम बुलाए, और उनको बुला के कहा कि प्लीज थोड़े दिन हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, तुम्हारी लैंग्वेज को पीछे रख लो, हिंदी को बढ़ावा दो, ताकि देश की एकता और अखंडता बढ़े, हम सारे एक हो, हमारी एक भाषा हो। ठीक है साहब, ये किया जाना चाहिए। लेकिन इन चारों में से ये बात केवल एक ने मानी, वो आपने। इसलिए पंजाब में किसी शहर के अंदर यदि आप जाएंगे, पंजाब के किसी रोड से जाएंगे, वहां के साइन बोर्ड चेक कीजिए कि जो लिखे होते हैं जोधपुर 345 किलोमीटर, उदयपुर 414 किलोमीटर, भरतपुर 250 किलोमीटर, ये साइन बोर्ड कौन सी भाषा में? आइदर पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू, नॉट हिंदी। हम उर्दू में लिख लेंगे, पंजाबी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी नहीं मिल रहा आपको उधर। गुजरात महाराष्ट्र की सारी दुकानों के साइन बोर्ड चेक कीजिए आप, तो सारे या तो गुजराती में या मराठी में, और यदि महाराष्ट्र में तो आपने साइन बोर्ड हिंदी में लिख दिया, शाम तक कूट कूट के रोड़ा बना देंगे आपको। तो लिख के दिखा दे, बोलना बोलना छोड़िए कि दुकान का साइन बोर्ड इस प्रकार से कर दिया गया मराठों के इलाकों में। वो हम थे, वो हमारे सीएम जयनारायण व्यास थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हम हमारी राजस्थानी को एक बार रोक लेंगे कुछ समय के लिए, और हम हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसलिए 75 सालों से हमें हिंदी पढ़ाई गई, इसलिए आज हमें ये लगता है कि हमारी भाषा हिंदी है। तो इसलिए 75 सालों में हमें हिंदी पढ़ाई गई, इस कदर हिंदी पढ़ाई गई कि हम खुद ही कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। लोग पूछते हैं आपकी मान डाकण कुण का, मैं मेह का। हम कदे राजस्थान वाले कदे सारे के सारे खड़े होके, क्योंकि उस दिन न तो कोई भाषा की बात करने वाला था, ना उस पैसे की बात करने वाला था, ना उन इलाकों की बात करने वाला था, ना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक था। इसलिए सेंटर वालों ने जिसको चाहा उसको गोटियों की तरह घुमाया। साहब हीरालाल को हटाया जाए, हीरालाल को हटा किसको बना दिया जाए? वेंकटाचार्य को बनाया। तो जयनारायण व्यास गए और जयनारायण व्यास ने कहा कि सर हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, भारत सरकार ने कहा हटा तो दिया। कहा सर इसका मतलब दो है, हमने कहा था हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ, आपने वेंकटाचार्य को बना दिया। तो वेंकटाचार्य को हटाया और किसको बनाया? तो हमारे 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कौन कौन? जयनारायण व्यास। 1950 से 1952 3 साल। इस 3 साल के टाइम के अंदर ही हमने सीएम कितने देख लिए? 3 मनोनीत है। तब तक चुनाव नहीं हुए, क्योंकि पहले चुनाव कब हुए? 1952। अब 1952 में चुनाव होते हैं। अब 1952 में चुनाव हुए तो भाई सारे के सारे नेताओं का आगे भाई चुनाव लड़ो। अपने सिटिंग सीएम कौन है? पूरे भारत में उन दिनों एक ही पार्टी हुआ करती, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? इसलिए पूरे भारत में एक ही पार्टी जीतने वाली थी, पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। एक आर्य समाज के एक नेता हुआ करते, उनका नाम था करपात्री जी महाराज। क्या नाम था? और करपात्री जी महाराज ने अपनी पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। क्या नाम था? हम राम राज्य लाएंगे, इसलिए पार्टी का नाम क्या कर दिया? राम राज्य। राम राज्य मतलब अच्छा राज्य है ना, तो अच्छा राज्य बनाएंगे हम, जैसा राम जी के टाइम में राज्य था वैसा राज्य बनाएंगे, इसलिए नाम क्या रख दिया गया उसका? गांधी जी का सपना था कि भारत को एक दिन क्या बनाना है? राम राज्य। करपात्री जी महाराज ने कहा लो पार्टी का नाम ही क्या कर देते हैं? राम राज्य परिषद। अपने जोधपुर में एक राजा है, उस राजा का नाम है हणवंत सिंह। क्या नाम है? हणवंत सिंह ने उन राम राज्य परिषद वालों को कहा कि यार ये राम राज्य परिषद तुम चुनाव लड़ोगे क्या राजस्थान? उनका हम लड़ेंगे। तो कहा मारवाड़ की टिकटें मेरे को दे दो, मारवाड़ का जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मारवाड़ में मेरे हिसाब से बंदे खड़े कर दूंगा। तो कहा तुम जीत तो जाओगे क्या? राजा हो, राजाओं को जनता कहाँ वोट देगी भाई साहब, जनता का। तो उन्होंने कहा विश्वास करो इतना तो आप मेरे को ये दे दी जाए। इसलिए राम राज्य परिषद ने मारवाड़ की जिम्मेदारी जोधपुर के राजा को दे दी। जोधपुर के राजा का नाम क्या है? वह जोधपुर का राजा जिस पर ये क्लेम है, जिस पर ये वो आरोप है कि जोधपुर का राजा पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहा था, वो जोधपुर का राजा कौन है? हणवंत सिंह। कहा जाता है कि भाई जिन्ना से बाकायदा मीटिंग हुई थी और जिन्ना ने हणवंत सिंह को यह कहा था कि मैं तुम्हें खाली कागज दे दूंगा और तुम भले ही तुम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ। तब उस दिन हणवंत सिंह ने वहां कहा था कि मैं तुम्हें घर पे सोच के बताऊंगा। लेकिन बाद में हणवंत सिंह ने इधर वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल से भी बातचीत की, और वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं, क्योंकि रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं कि हमने वहां हणवंत सिंह को बुला के कहा कि भाई तुम पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकते हो? तो उसने कहा उधर मुझे खाली कागज दिया जा रहा है और उसके अंदर मुझे कहा जा रहा है कि तुम कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी लिख दो, हम तुम्हें इतना दे देंगे। तो जब पाकिस्तान इतना कुछ दे रहा है तो मैं पाकिस्तान में शामिल क्यों ना हो जाऊं? तो वीपी मेनन कहता कि मैंने उनको 2 कागज निकाल के दिए कि 2 कागजों पे कुछ ही लिख दो, और यदि पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो वीपी मेनन ऐसा लिखते हैं हणवंत सिंह ने मेरी बंदूक लगा दी थी और बंदूक लगा के कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर,
वीपी मेनन ऐसा कहते हैं कि मैंने तब कहा था कि तब कहां चले गए थे तुम जब देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई। माउंटबेटन आता है, माउंटबेटन इनके बीच में वापस शांति सुनती करके साइन करवा देता है। तो जोधपुर के राजा पर एक क्लेम है कि जोधपुर का राजा कहां मिलना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उस जोधपुर के राजा ने कहा कि हमें ये सारी सीटें दे दी जाए। ठीक है साहब। अब राजस्थान में मुख्यतः दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक पार्टी तो कौन सी है, कांग्रेस, पर मारवाड़ में कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है राम राज्य। अपने प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आपके माणिकलाल वर्मा लड़ रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट लड़ रहे हैं, भोगीलाल पांड्या लड़ रहे हैं, जयेंद्र नारायण व्यास लड़ रहे हैं, जितने जितने हमने नाम पढ़े सारे के सारे क्या लड़ रहे थे, चुनाव। ये सारे चुनाव किस लड़ रहे हैं, कांग्रेस, क्योंकि प्रजामंडल किसका सहयोग करने लगी थी, कांग्रेस। तो प्रजामंडल नेता किसमें शामिल हो गए बाद में, कांग्रेस। ये प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। इनमें से सिंगल आदमी चुनाव नहीं जीता था। जोधपुर के राजा सारी सीट जीत गए। जिस राजा पर क्लेम है कि वो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो सारी सीटें जीता है। जिन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आजादी दिलाई, जनता ने इनको टक्का वोट नहीं दिया। आजादी के 5 साल बाद, आजादी कितने साल बाद, 5 साल, 47 में आजाद हुआ देश। और ये बातें कब की हो रही है, जयेंद्र नारायण व्यास में तो उससे बुरी हुई। सिटिंग सीएम है जयेंद्र नारायण व्यास, कुर्सी पे बैठा हुआ सीएम। इस बात को आप यूं समझिए कि अशोक गहलोत राजस्थान की किसी सीट से चुनाव हार जाए, भाई आपने कह सकते हैं मैं आप कहोगे सर कांग्रेस की भले एक सीट नहीं आए, सारी जगह हार सकता है, पर सीएम खुद की सीट तो निकाल ही लेगा। अपनी सीट का तो फर्क पड़ता ही है ना, कि वो सीट तो, या किसी वसुंधरा जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की कोई सीट नहीं है, पर वसुंधरा जी अपनी सीट तो कम से कम निकाल ही लेंगे। यही होता है लगभग। भाई सीएम का खुद का तो विश्वास है ये सीट तो निकलेगी, वो सीट भी यदि हारे इसका मतलब तो बहुत बुरी स्थिति है आपकी। तो जयेंद्र नारायण व्यास जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रजामंडल कहां चलाया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, वो मारवाड़ यूथ लीग, ये सारे के सारे किसके बनाए, जयेंद्र नारायण व्यास। तो जयेंद्र नारायण व्यास को चुनाव भी कहां से लड़ना चाहिए, जोधपुर। व्यास जी के सामने जोधपुर का राजा खुद खड़ा हो गया। जोधपुर राजा का नाम क्या है, हनुमंत। क्या नाम है, हनुमंत सिंह खुद खड़ा हो गया। तो व्यास जी 2-3 दिन बाद में हनुमंत सिंह के पास गए और हनुमंत सिंह को जाके कहा कि हनुमंत सिंह जी आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। क्यों व्यास जी, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कहती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं भी अब राजा तो हूं नहीं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जिसने प्रीवी पर्स का मना कर दिया था। किसका मना कर दिया था, नहीं चाहिए तुम्हारा रखो रे, जब डेमोक्रेसी किसी को नहीं मिल रही तो हमें मत दो। तो बाकी राजाओं ने उसको पकड़ के बिठाएंगे, हमें तो लेने दे, तेरे चक्कर में हमारा हो चला जाएगा। तो हनुमान जी ने व्यास जी का, व्यास जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई लड़ सकता है। व्यास जी ने कहा सर समझे नहीं आप पूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं यदि आप मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, मेरे सामने मत लड़िए, क्योंकि मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे। और सर इससे ये होगा कि जोधपुर का राजा कहीं से भी हार जाए, ये बेइज्जती, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे राजा की बेइज्जती हो। भले ही अपने विरोधी हैं, नहीं बनती अपने आपस के अंदर, पर फिर भी मैं राजा की कदर करता हूं, और जोधपुर राजा से हारना। हनुमंत सिंह का व्यास जी, बिस्किट लो, बिस्किट चाय के साथ, अकेली चाय नहीं पीते, नरणाबासी एकदम, बिस्किट और खा लो, बाद में बात करते हैं। चाय खत्म हुई तब हनुमंत सिंह ने व्यास जी कहा, व्यास जी मैं जोधपुर का राजा, पूर्व राजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहा हूं जोधपुर से आपके सामने। यदि मैं ना लड़ूं और मैं जोधपुर की जनता को यह कह दूं कि मेरी तरफ से व्यास जी के सामने पत्थर चुनाव लड़ रहा है, ये ईंट है, ये चुनाव लड़ेगी, व्यास जी विश्वास मानिए जोधपुर की जनता ईंट को वोट देगी, आपको नहीं देगी। इसलिए अपने दिमाग की गलतफहमियां बाहर निकाल के रखना आप सारी। व्यास जी को 2-3 दिन बाद समझ में आ गया कि बाटा जीत सकता है, मैं यहां से जीते। तो व्यास जी ने एक जगह से और चुनाव लड़ लिया, जालोर। कहां से लड़ लिया, कोई आदमी 2 सीट से खड़ा हो सकता है, तो व्यास जी 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए, कहां से खड़े हो गए, जोधपुर के राजा ने जालोर में भी अपना एक बंदा खड़ा कर दिया कि वहां भी व्यास जी के सामने खड़े हो जाओ। दोनों जगह से व्यास जी की जमानत जब्त है। 10% वोट नहीं मिले हैं व्यास जी को, न तो जोधपुर में न जालोर में, दोनों जगह से। इधर से राजा खुद जीत गया, उधर से राजा का बंदा जीत गया। सिटिंग सीएम 2 जगह से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाए। और आप कहते हो साहब हमने प्रजामंडल चलाया था, जनता हमारे साथ में थी, ठीक, बोली बोली बातें करते हो। व्यास जी छोड़िए, ये पंछीडेन, फलाना गांधी, ढींगरा गांधी, सारे चुनाव हारे, कोई नहीं जीता। समस्या राजस्थान में आई कि सीएम किसको बनाए, कांग्रेस मर पड़ के बहुमत तक पहुंच गई थी,
राजस्थान में सीटें थी 160। कितनी थी? चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 81। कितनी चाहिए? कांग्रेस की ले दे के 82 आई। पूरी पूरी गवर्नमेंट बन सकती है।